सन 1799 में रोसेटा स्टोन की खोज हुई। नेपोलियन बोनापार्ट के मिस्र अभियान के दौरान एक फ्रांसीसी सैनिक ने रोसेटा शहर के पास प्राचीन लिपि में खुदी हुई एक काले बेसाल्ट की शिला की खोज की। 2 शताब्दियों तक रोसेटा स्टोन ही एकमात्र उत्तर था। इसने चित्रलिपि की पहेली को सुलझा दिया था, लेकिन अब यह सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को एक साधारण पुनर्विश्लेषण का कार्य सौंपा गया था, लेकिन जो उसने पाया वह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। अनुवाद हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। इससे पता चला कि तीनों ग्रंथों में वास्तव में एक ही बात नहीं कही गई है। एक ही पाठ 3 भाषाओं में है। चित्रलिपि आम बोलचाल की भाषा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राचीन ग्रीक, जिसे कभी भुलाया नहीं गया था। इनमें से एक में एक गुप्त परत है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए एक अलग संदेश, एक ऐसा संदेश जो प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। 2 शताब्दियों का धोखा। रोसेटा स्टोन, यह एक ऐसा नाम है जिसे हम सब ने सुना है। यह ब्रिटिश संग्रहालय में रखी वह कलाकृति है जिसने प्राचीन मिस्र के पूरे गुमशुदा संसार के रहस्य खोले। 200 से अधिक वर्षों से यह फराओ शासकों को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी रही है। हम मानते थे कि यह एक सुलझी हुई पहेली है, एक बंद अध्याय है, एक धूल भरी धरोहर जिसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन क्या होगा अगर जिस कुंजी को हमने दरवाजा खोलने वाली समझा था वह वास्तव में एक अलग तरह का ताला हो, एक ऐसा रहस्य जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। चलिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। वर्ष 1799 है। नेपोलियन की सेना मिस्र में पर्यटक बनकर नहीं, बल्कि आक्रमणकारी सेना के रूप में रोसेटा नामक छोटे बंदरगाह शहर में है, जिसे स्थानीय लोग राशिद कहते हैं। फ्रांसीसी सैनिकों का एक समूह काम कर रहा है। वे एक पुराने जर्जर किले की नींव खोद रहे हैं। पियरे फ्रैंकोइस बुशर नाम का एक सैनिक अपने साथियों को कुछ मलबा हटाने का आदेश देता है। उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। यह महज एक पत्थर नहीं है, यह गहरे रंग के पत्थर का एक विशाल शिलाखंड है, जो ग्रेनोडोराइट नामक एक प्रकार का पत्थर है, जिसका वजन 1675 पाउंड से अधिक है। यह एक पूर्ण विकसित ग्रिजली भालू से भी भारी है, लेकिन इसके आकार ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि इस पर लिखी हुई लिपि ने उन्हें रोका। पत्थर पर 3 अलग अलग खंड खुदे हुए थे। सबसे ऊपर फिरौन के चित्रलिपि की सुंदर चित्रलिपि थी। बीच में एक प्रवाहमय घुमावदार लिपि थी जिसे कोई नहीं पहचान सका, जो बाद में राक्षसी निकली, मिस्र के लोगों की आम बोलचाल की भाषा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका निचला हिस्सा प्राचीन ग्रीक भाषा में था। दरअसल 1000 से अधिक वर्षों तक चित्रलिपि एक पूर्ण रहस्य बनी रही। रोमन साम्राज्य द्वारा मिस्र पर कब्जा करने और प्राचीन धर्म पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन पवित्र प्रतीकों को पढ़ने का ज्ञान पूरी तरह से लुप्त हो गया। 1400 वर्षों तक लोग कार्नाक और लक्सर के उन विशाल मंदिरों को देखते रहे जो इन जटिल नक्काशी से ढके हुए थे, लेकिन उन्हें इनका अर्थ समझ नहीं आता था। इन्हें जादुई मंत्र, सांकेतिक सजावट या एक प्रतीकात्मक भाषा माना जाता था जिसका अर्थ पूरी तरह से खो गया था। प्राचीन मिस्र की आवाज कोई नहीं सुन सकता था। फिर यह पत्थर मिला। इसके तल पर खुदा हुआ यूनानी शब्द ही कुंजी था। यूरोप के विद्वान प्राचीन ग्रीक भाषा पढ़ सकते थे और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इसमें क्या लिखा है। यह एक शाही फरमान था जो देखने में नीरस सा लगने वाला प्रशासनिक दस्तावेज था, जिसे 196 ईसा पूर्व में पुरोहितों की एक परिषद द्वारा जारी किया गया था। यह उस समय के फराओ
टैमी पंचम के राज्याभिषेक की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि यह फरमान तीनों भाषाओं में लिखा जाना चाहिए। देवताओं की भाषा चित्रलिपि, दस्तावेजों की भाषा डियोडिक और शासकों की भाषा ग्रीक। यही वो निर्णायक क्षण था। आखिरकार एक आसान तरीका मिल गया। अब होड़ शुरू हो गई। पूरे यूरोप के विद्वानों ने ग्रीक भाषा का उपयोग करके इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। इसमें 20 से अधिक वर्षों का अथक और गहन तुलनात्मक अध्ययन लगा। लेकिन 1822 में जीन फ्रांकोइस शैम्पोलोन नामक एक फ्रांसीसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने आखिरकार इसे सुलझा लिया। उन्होंने महसूस किया कि ये चित्रलिपि केवल चित्र नहीं थे, वे ध्वनि और प्रतीकात्मक विचारों का एक जटिल शानदार मिश्रण थे। दुनिया ने जय जयकार किया। प्राचीन मिस्र की आवाज पुनर्जीवित हो उठी। उस दिन से रोसेटा स्टोन मिस्र विज्ञान की नींव बन गया। यही उत्तर था। लेकिन एक बात ऐसी है जो कोई आपको नहीं बताता। क्या होगा अगर हमारा यह जश्न समय से पहले ही मनाया जा रहा हो? एक नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो ऐसे पैटर्न देख सकती है जिन्हें इंसानी आंखें कभी नहीं देख सकती, ने हाल ही में इस पत्थर का पुनः विश्लेषण किया है और अनुवाद हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। एआई ने कुछ छिपा हुआ पाया, कुछ ऐसा जिससे पता चलता है कि वह पत्थर महज एक साधारण फरमान नहीं था। वह धोखे की एक उत्कृष्ट कृति थी। जिस सटीक अनुवाद की हमने उम्मीद की थी वह पूरी तरह से गड़बड़ होने वाला था। अतीत भविष्य से क्यों डरता है? तो फिर 2000 साल पुराने पत्थर का अध्ययन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता क्यों है? यह किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यही वास्तविकता है। दरअसल मानव मस्तिष्क अद्भुत है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। शैम्पोलोन जैसे विद्वान को कुछ ही ग्रंथों के आधार पर अनुमान लगाने पड़ते थे और उनकी तुलना करनी पड़ती थी। लेकिन आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अलग है। यह एक ऐसी मशीन है जो पैटर्न को इतनी गहराई से पहचानती है कि हम इसे समझ भी नहीं सकते। एक संयुक्त विश्वविद्यालय परियोजना, जिसे हम अनुबिस परियोजना कहेंगे, के शोधकर्ताओं ने एक नए न्यूरल नेटवर्क को पत्थर के उच्च रिजोल्यूशन 3D स्कैन प्रदान किए। ये स्कैन तस्वीरों की तरह नहीं है। ये पत्थर की सतह को माइक्रोन स्तर तक, यानी मीटर के 10 लाखवें हिस्से की गहराई तक कैप्चर करते हैं। ये सूक्ष्म छेनी के निशान गहराई और कोण में सूक्ष्म अंतर को भी पकड़ सकते हैं, जो नंगी आंखों से बिल्कुल अदृश्य होते हैं। लेकिन एआई ने सिर्फ पत्थर को ही नहीं देखा। इसे अब तक खोजे गए हर एक जात मिस्र के ग्रंथ पर प्रशिक्षित किया गया था। हजारों मंदिर शिलालेख, पपायरस स्क्रॉल, चिकित्सा ग्रंथ और मकबरे की चेतावनियां। यह प्राचीन मिस्र के संपूर्ण ज्ञात पुस्तकालय का कुछ ही सेकंड में मिलान कर सकता है। यह डिजिटल दृष्टि थकती नहीं है। इसमें कोई पूर्वकल्पित धारणा या पूर्वाग्रह नहीं होते। इसे यह सिखाया नहीं गया कि क्या देखना है, यह बस पैटर्न खोजती है। और इसने कुछ ऐसी चीजें खोज निकाली जिन्हें विद्वानों ने या तो लिपिकीय त्रुटियां मानकर खारिज कर दिया था या 200 वर्षों तक पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। कई लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एआई केवल पाठ का अनुवाद ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसे पुनर्स्थापित भी कर रहा है। रोसेटा स्टोन टूटा हुआ है। यह एक बहुत बड़े स्टील के टुकड़े का मात्र एक अंश है, जो संभवतः 6 फीट से अधिक ऊंचा था। इसका ऊपरी और पार्श्व भाग गायब है। सदियों से विद्वान गायब पाठ के अर्थ के बारे में अनुमान लगाते रहे हैं। एआई भविष्य सूचक मॉडलिंग का उपयोग करता है। हजारों अन्य शाही फरमानों और धार्मिक ग्रंथों के व्याकरण और संदर्भ के आधार पर यह आश्चर्यजनक सटीकता के साथ गणना कर सकता है
कि वे गायब शब्द सबसे अधिक संभावना क्या थे। लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब एआई ने तीनों ग्रंथों की तुलना की। पिछले 200 वर्षों से यह माना जाता रहा है कि ये दोनों अनुवाद एक जैसे हैं। पत्थर पर स्वयं ऐसा लिखा है, लेकिन एआई ने हजारों सूक्ष्म विसंगतियों को उजागर किया है। कुछ छोटे छोटे शब्द बदल दिए गए थे, कुछ वाक्यांश एक भाषा में जोड़ दिए गए थे लेकिन दूसरी भाषा में छोड़ दिए गए थे। अवधारणाएं मौलिक रूप से भिन्न थीं। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक चौंकाने वाला अनुभव था। पहला निष्कर्ष सरल था। तीनों पाठ एक ही बात नहीं कहते। यह कोई लापरवाही भरा अनुवाद नहीं था, यह कोई संयोग नहीं था। एआई द्वारा शब्दों के चयन, व्याकरण और वाक्य संरचनाओं के विश्लेषण से एक स्पष्ट सुनियोजित पैटर्न सामने आया। अंतर व्यवस्थित थे। ये अंतर गलतियां नहीं थीं, ये जानबूझकर किए गए थे। एक गलती या साजिश। अनुवाद में विसंगतियों की एआई की खोज ने मामले को पूरी तरह से खोल दिया। यह कोई कुंजी नहीं थी, यह 3 अलग अलग संदेशों का एक समूह था जो सभी एक होने का दिखावा कर रहे थे। यह 2000 साल पुराना राजनीतिक प्रचार का एक शानदार नमूना था। इसे समझने के लिए आपको उस समय को समझना होगा जब इसे बनाया गया था। 196 ईसा पूर्व मिस्र के लिए अच्छा समय नहीं था। फराओ तैमू पंचम अभी एक किशोर, उसने 5 साल की उम्र में ही सिंहासन संभाला था और देश सीधे शब्दों में कहें तो बिखर रहा था। एक भीषण गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। प्रतिद्वंद्वी गुट सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा राज्य पतन के कगार पर था। इस फरमान को लिखने वाले पुजारी केवल एक राजा का सम्मान नहीं कर रहे थे, वे देश को एकजुट रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। यहीं से प्रचार का खेल शुरू होता है। एआई विश्लेषण ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने अपने संदेश को किस प्रकार गढ़ा। सबसे पहले नीचे प्राचीन ग्रीक पाठ है। यह सरकार और शासकों की भाषा थी। टॉमी एक ग्रीक राजवंश का हिस्सा था। एआई विश्लेषण से पता चला कि यह पाठ पूरी तरह से व्यावसायिक है। यह एक तर्कसंगत राजनीतिक दस्तावेज है। इसमें राजा को एक संरक्षक और एक स्थिर प्रशासक के रूप में दर्शाया गया है। यह उनके कारनामों पर केंद्रित है। उन्होंने मंदिरों पर कर कम किए, उन्होंने कैदियों को रिहा किया, उन्होंने व्यवस्था बहाल की, उन्होंने सेना को धन मुहैया कराया। यह एक कानूनी अनुबंध है जिसे ग्रीक राजशाही को उन्हें एक सक्षम और उदार नेता, एक अच्छे प्रबंधक के रूप में देखने के लिए बनाया गया है। दूसरा बीच में राक्षसी लिपि है। यह आम बोलचाल की भाषा थी, आम मिस्रवासियों की लिपि। एआई ने पाया कि यह संस्करण समान है, लेकिन इसका लहजा अलग है। यह प्रशासनिक नीति के बारे में कम और आश्वासन के बारे में अधिक है। यह एक सार्वजनिक संदेश है जिसे लोगों को शांत रखने और उन्हें आश्वस्त करने के लिए बनाया गया है कि राजा उनके साथ है, कि अच्छे दिन आ रहे हैं। यह जनसंपर्क संस्करण है। इसे बाजारों में जोर से पढ़कर सुनाने के लिए बनाया गया है। लेकिन असली रहस्य जिसने सब कुछ बदल दिया, सबसे ऊपर मौजूद चित्रलिपि में छिपा था। यह पवित्र भाषा थी, देवताओं की भाषा, जिसे केवल उच्च पुरोहित और शिक्षित अभिजात वर्ग ही पढ़ सकते थे। और यहीं पर एआई को पता चला कि पाठ पूरी तरह से बेमेल है। यह महज एक राजनीतिक फरमान नहीं है, यह धर्मशास्त्र का एक उन्नत उदाहरण है। जहां ग्रीक पाठ में राजा टैमी को उपकारक बताया गया है, वहीं चित्रलिपि पाठ में कुछ इस तरह लिखा है: ऊपरी और निचले लोकों का राजा, राह का पुत्र, चंद्रमा का सजीव स्वरूप, होरस का प्रिय, जो दोनों लोगों को समृद्ध बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने पाया कि यह संस्करण दैवीय संदर्भों, जटिल धार्मिक शब्दावली
और पवित्र उपमाओं से भरा हुआ है। यह केवल राजा का सम्मान नहीं करता, बल्कि उसे देवत्व प्रदान करता है। यह पृथ्वी पर एक जीवित देवता के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि करता है, जो हजारों वर्षों की फ्रियोनिक परंपरा की प्रत्यक्ष निरंतरता है। यह एक उत्कृष्ट रचना थी। पुजारी दोहरी चाल चल रहे थे। यूनानी शासकों के लिए उन्होंने एक व्यावहारिक कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किया, लेकिन देवताओं और अपने मिस्री अभिजात वर्ग के लिए उन्होंने एक पवित्र ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिसने उनकी शक्ति और राजत्व के दैवीय स्वरूप को सुदृढ़ किया। वे एक ही समय में दो अलग अलग सत्य बता रहे थे, लेकिन इस राजनीतिक झूठ के पीछे एक कहीं गहरा जादुई रहस्य छिपा था। तस्वीरों का असली मतलब क्या है? एआई के डीप लर्निंग मॉडल ने सिर्फ शब्दों को पढ़ा ही नहीं, बल्कि तस्वीरों का विश्लेषण भी किया, और यहीं से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। देखिए, चित्रलिपि चित्र होते हैं, एक पक्षी पक्षी होता है, एक सांप सांप होता है। यही बात हमें शैम्पोलोन ने समझाई। लेकिन क्या होगा अगर यह केवल पहला स्तर हो? क्या होगा अगर पक्षी को उकेरने के तरीके में कोई दूसरा अर्थ छिपा हो? यही वो बात है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने खोजी। इसने ऐसे पैटर्न ढूंढना शुरू किया जिनका भाषा से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि दृश्य धर्मशास्त्र से गहरा संबंध था। एक बात जो कोई आपको नहीं बताता, वो ये है कि पवित्र चित्रलिपि नक्काशी में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। एआई ने पाया कि कलात्मक भिन्नताएं, जिन्हें मानवीय आंखें केवल शैली या किसी विशिष्ट नक्काशीकार की कलात्मकता के रूप में देखती हैं, वास्तव में एक छिपा हुआ कोड थी। उदाहरण के लिए, एआई ने पत्थर पर बने पक्षी प्रतीकों का मिलान उसी काल के मंदिरों से प्राप्त हजारों अन्य पक्षी प्रतीकों से किया। इस विश्लेषण में पाया गया कि पक्षी की चोंच का विशिष्ट कोण या उसके पंखों का फैला होना या मुड़ा होना आकस्मिक नहीं था। यह एक सुसंगत प्रतीकात्मक चुनाव था। थोड़ी खुली चोंच वाला पक्षी सूर्य के सूर्य के सार्वजनिक प्रतीक का हिस्सा हो सकता है, लेकिन खुली चोंच स्वयं जीवन या सांस प्रदान करने का एक अलग सांकेतिक प्रतीक थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने नक्काशी की गहराई का विश्लेषण किया। इसने पाया कि कुछ प्रतीक, जैसे ईश्वर या व्यवस्था के प्रतीक, अपने आसपास के राजनीतिक पाठ की तुलना में कुछ इंच अधिक गहरे उकेरे गए थे। इससे उन्हें एक सूक्ष्म छाया मिलती थी, एक ऐसा प्रभाव जो तब तक अदृश्य था जब तक आप उसे ध्यान से न देखें। यह प्रकाश और छाया में छिपा एक संदेश था। यह दृश्य धर्मशास्त्र एक दूसरी भाषा थी। सार्वजनिक संदेश के नीचे छिपा एक संदेश, एक ऐसा संदेश जिसे केवल प्रशिक्षित उच्च पुरोहित और दीक्षित ही पढ़ सकते थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने पाया कि चित्रलिपि पाठ एक साथ दो स्तरों पर कार्य कर रहा था। एक तो सार्वजनिक पाठ था, राजा की प्रशंसा करने वाला फरमान, लेकिन उस पाठ के भीतर प्रतीकों की रेखाओं में ही एक दूसरा गुप्त संदेश छिपा हुआ था। यह संदेश यूनानियों या आम लोगों के लिए भी नहीं था, यह देवताओं के लिए था। इससे पत्थर का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। यह महज एक फरमान नहीं है, यह पत्थर पर उकेरा गया एक जादू है। यह एक सक्रिय अनुष्ठान का हिस्सा है जिसे राजा के फरमान का उपयोग करके ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। पुजारी अपने राजनीतिक कर्तव्य को एक विशाल धार्मिक अनुष्ठान के आवरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। वे असल में सबके सामने अपनी जादूगरी छिपा रहे थे, और इस छिपे हुए संदेश का करों से कोई लेना देना नहीं था। यह कोई फरमान नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान था। यह गुप्त जादुई संदेश क्या था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अब दृश्य कोड को पहचानते हुए पैटर्न का मिलान राजनीतिक आदेशों से नहीं,
बल्कि धार्मिक ग्रंथों से करने लगी। इसने मृतकों की पुस्तक, मंदिर के अनुष्ठान संबंधी मार्गदर्शिकाओं और जादुई कागजों की जांच की और उसे मिलान मिल गया। छिपा हुआ संदेश असल में कोई संदेश नहीं था, यह एक सूत्र था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने पाया कि प्रमुख प्रतीकों का क्रम गहरी नक्काशी, कोणीय पक्षी और विशिष्ट ज्यामितीय समूह मिलकर एक सुसंगत पाठ बनाते हैं। और यह पाठ एक शक्तिशाली जटिल अनुष्ठानिक मंत्र था। इस मंत्र का उद्देश्य महात्म को पुनर्स्थापित करना था, जो मिस्र की दिव्य व्यवस्था, सत्य और न्याय की अवधारणा है, और अराजकता, हिंसा और झूठ की अवधारणा को सक्रिय रूप से दूर करना था। याद रखें, मिस्र एक क्रूर गृह युद्ध के बीच में था। पुजारियों के लिए यह केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय समस्या थी। गृह युद्ध की अराजकता का मतलब था कि इस फेट दुनिया में बेकाबू हो गया था और ब्रह्मांड का ताना बाना ही खतरे में था। उन्हें कुछ करना ही था। एआई ने निष्कर्ष निकाला कि रोसेटा स्टोन ही वह दिव्यमा कुछ था। यह एक विशाल राज्य प्रायोजित जादुई कृत्य था। टॉमी वी के बारे में सार्वजनिक घोषणा मात्र भौतिक घटक थी, एक बहुत बड़े जादुई कार्य को छिपाने का बहाना। राजा को रॉ का दिव्य पुत्र बताकर वे विधि पूर्वक म्यात के संरक्षक के रूप में उनका स्थान पुनः स्थापित कर रहे थे। 3 भाषाओं में फरमान उकेर कर वे प्रतीकात्मक रूप से पूरे राज्य को एकजुट कर रहे थे, और इस गुप्त दृश्य मंत्र को समाहित करके वे धरती पर दिव्य शक्ति का जाल बिछा रहे थे। अराजकता को बांधने और युद्ध को समाप्त करने का मंत्र। यह एक चौंका देने वाला रहस्य उद्घाटन है। हमने सोचा था कि पत्थर एक इतिहास की किताब है, यह तो मंत्रों की किताब है। पुजारी सिर्फ कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे दुनिया के ब्रह्मांडीय रक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, अपने पास मौजूद एकमात्र हथियारों, अनुष्ठान प्रतीक और गोपनीयता का उपयोग करते हुए। लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया जादू किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन और रहस्यमय था। जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक पुराना। यहीं से कहानी एक राजनीतिक रहस्य से हटकर कुछ और ही मोड़ लेती है। मिस्र के हर ग्रंथ की सटीक स्मृति रखने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने छिपी हुई जादुई परत में प्रयुक्त भाषा को चिह्नित करना शुरू कर दिया। यह भाषा सचमुच विचित्र थी। एआई के भाषाई विश्लेषण से पता चला कि इस गुप्त मंत्र में प्रयुक्त व्याकरण और शब्दावली पुरातन थी। हम मामूली पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राचीन साम्राज्य की भाषा की बात कर रहे हैं। यह भाषा 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। जब 196 ईसा पूर्व में इस पत्थर पर नक्काशी की गई थी, तब ऐसा लग रहा था मानो किसी आधुनिक कानूनी दस्तावेज में चौसर की कैंटरबरी टेल्स का कोई पैराग्राफ छिपा हो। इसका क्या अर्थ था? पहला सिद्धांत सबसे तार्किक है। पुजारी जानबूझकर पुरातनता का प्रयोग कर रहे थे। वे अपने पूर्वजों की प्राचीन, पवित्र और अधिक शक्तिशाली जादुई भाषा का उपयोग मंत्र को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कर रहे थे। यह उनके नए यूनानी मूल के राजा को अतीत के शक्तिशाली प्राचीन फराव से जोड़ने का एक तरीका था, जो पवित्र संदर्भों में एक आम प्रथा थी। लेकिन एआई ने एक दूसरी, कहीं अधिक चौंकाने वाली संभावना का प्रस्ताव रखा। एआई ने केवल पाठ को पढ़ा ही नहीं, इसने सूक्ष्म छेनी के निशानों, प्राचीन नक्काशीकार के औजारों के पथ का विश्लेषण किया, और जो निष्कर्ष निकले हैं उनसे पता चलता है कि पत्थर की सतह एक समान नहीं हो सकती है। पत्थर के कुछ हिस्सों में, विशेषकर जहां चित्रलिपि है, मुख्य पाठ के नीचे पहले की नक्काशी के धुंधले, लगभग अदृश्य निशान दिखाई देते हैं। यह एक चौंकाने वाली बात है,
क्या रोसेटा स्टोन को दोबारा तराशा गया था? क्या यह संभव है कि इस 1000 पाउंड के शिलाखंड पर मूल रूप से कोई पुराना पाठ था? 1000 साल पहले का कोई पाठ जिसे बाद में टॉमी के पुजारियों ने मिटाकर दोबारा लिख दिया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा औजारों के निशानों का विश्लेषण, एक पालमेस्ट, एक ऐसा दस्तावेज जिसे खुरच कर साफ किया गया हो और दोबारा इस्तेमाल किया गया हो के अनुरूप है। इससे अनगिनत सवाल उठते हैं। अगर इसे दोबारा तराशा गया था तो मूल लेख क्या था? क्या यह कोई खोया हुआ जादुई मंत्र था जो इतना शक्तिशाली था कि पुजारी उसकी शक्ति को हथियाना चाहते थे? किसी भूले हुए राजा का वृत्तांत, या कोई इतना खतरनाक रहस्य कि पुजारियों को इसे अपने नए सुरक्षा आदेश से ढकने की आवश्यकता महसूस हुई? जिस पत्थर को हम इतिहास की कुंजी समझते थे, वह शायद एक कब्र का पत्थर हो जिसके नीचे और भी पुराना, अधिक गुप्त इतिहास छिपा हो। लेकिन पत्थर में जो कमी थी वह और भी भयावह थी। रिक्त स्थानों को भरना। अंतिम और शायद सबसे भयावह खोज उस चीज से आती है जो वहां मौजूद नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, रोसेटा स्टोन एक टूटा हुआ टुकड़ा है। इसका ऊपरी हिस्सा, जिसमें सबसे पवित्र चित्रलिपि पाठ अंकित था, लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका है। 200 वर्षों से विद्वान इस पर कोई ध्यान नहीं देते और यही मान लेते हैं कि गायब हिस्सा भी वैसा ही है। राजा की और अधिक प्रशंसा, फरमान के बारे में और अधिक जानकारी। लेकिन एआई ने अपने पूर्वानुमान मॉडलिंग के जरिए उन कमियों को पूरा कर दिया और उसे जो मिला वह प्रशंसा नहीं थी, यह एक अभिशाप था। मंदिर के शिलालेखों और पौराणिक ग्रंथों के अपने विशाल डिमांड डेटाबेस का उपयोग करते हुए एआई ने बचे हुए टुकड़ों का मिलान किया। इसने पाया कि फरमान की संरचना अन्य राजनीतिक दस्तावेजों से मेल नहीं खाती थी। यह अनुष्ठानिक सुरक्षा मंत्रों और बुराई को दूर भगाने के लिए बनाए गए सीमा चिन्हों से मेल खाती थी। एआई ने उच्च संभावना के साथ भविष्यवाणी की कि रोसेटा स्टोन के गायब ऊपरी हिस्से में एक लंबी, जटिल और भयावह अनुष्ठानिक चेतावनी छिपी हुई थी। यह सिर्फ हटाना मना है का संकेत नहीं था, यह एक जटिल जादुई मंत्र था जिसमें मिस्र के देवताओं अनुबिस, थोथ और सीकमेट से इस आदेश की रक्षा करने का आह्वान किया गया था। इसमें संभवतः पत्थर को हिलाने, उसे नुकसान पहुंचाने या उसके पवित्र अर्थ की गलत व्याख्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर परिणामों का विशेष उल्लेख था। पुजारी केवल अपने राजा का सम्मान नहीं कर रहे थे, वे अपने ही ग्रंथ में गुप्त मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। वे यह सुनिश्चित कर रहे थे कि उनका महान जादुई मंत्र, जो आदेश के भीतर छिपा हुआ था, अनंत काल तक सक्रिय और अक्षुण्ण रहे। इस खोज ने पत्थर को एक निष्क्रिय दस्तावेज से एक सक्रिय वस्तु, एक अंतर्निर्मित रक्षा प्रणाली वाला जादुई ताबीज बना दिया, और 200 वर्षों से यह एक संग्रहालय में पड़ा है। इसका वास्तविक उद्देश्य पूरी तरह अज्ञात है। इस खोज ने केवल इतिहास को ही नहीं बदला है, इसने एक आधुनिक युद्ध को जन्म दिया है। यह उपनिवेशवाद का प्रतीक है। इस नए एआई विश्लेषण ने पहले से सुलग रही आग में घी डाल दिया है। लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखे रोसेटा स्टोन की वापसी का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। कई मिस्रवासियों के लिए यह औपनिवेशिक अतिक्रमण का प्रतीक है, एक ऐसी धरोहर जिसे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीना था, जिन्होंने इसे मिस्र से लिया था। इसे उस दौर में जब्त किया गया था जब मिस्र की आवाज दबी हुई थी। दशकों से मिस्र औपचारिक रूप से इसकी वापसी का अनुरोध करता रहा है, और दशकों से ब्रिटिश संग्रहालय विनम्रता पूर्वक यह कहते हुए इनकार करता रहा है कि यह पत्थर एक वैश्विक कलाकृति है और इसे वहीं रखना सबसे अच्छा है जहां यह है, लाखों लोगों के लिए सुलभ है।
लेकिन इस नई एआई खोज ने पूरे विवाद को ही बदल दिया है। कई लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मिस्र के पुरातत्वविद और शोधकर्ता अब एक नया और सशक्त दावा कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने हमारी चीजें ले लीं। बात यह है कि आपने उन्हें 200 सालों तक अपने पास रखा और यह भी नहीं जाना कि वे क्या थीं। तर्क यह है कि पश्चिमी विद्वानों ने अपने सभी संसाधनों के बावजूद असली अर्थ को समझने में चूक की। उन्होंने एक सरल अनुवाद तो देखा, लेकिन उसमें छिपे जादू, धर्मशास्त्र और दृश्य संकेत को नहीं समझा। मिस्र के शोधकर्ताओं का तर्क है कि अपनी विरासत की बारीकियों से उनकी गहरी सांस्कृतिक परिचितता ने उन्हें इन परतों को समझने में सक्षम बनाया होगा। यहीं पर तकनीक एक हथियार बन जाती है। उच्च रेजोल्यूशन 3D इमेजिंग और ओपन एक्सेस डेटाबेस सभी के लिए समान अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज सही सॉफ्टवेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति काहिरा या न्यूयॉर्क से प्राप्त रोसेटा स्टोन की नक्काशी का असाधारण रूप से विस्तृत विश्लेषण कर सकता है। यह तकनीकी समानता इस पुरानी धारणा पर सवाल उठाती है कि कलाकृतियों को अध्ययन के लिए पश्चिमी संग्रहालयों में ही रखा जाना चाहिए। अब यह बहस स्वामित्व से परे है। यह बौद्धिक समानता और ऐतिहासिक न्याय का मुद्दा है। जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोसेटा स्टोन के नए आयामों को उजागर कर रही है, वैसे वैसे यह बहस और भी गंभीर होती जा रही है कि यह किसका है। लेकिन जहां राजनेता इस पत्थर को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, वहीं विद्वान भी अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। विशेषज्ञ घबराए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि वैज्ञानिक हमेशा शांति से सबूतों पर चर्चा करते हैं और तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो आपने निश्चित रूप से पुरातत्वविदों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्राप्त निष्कर्षों पर बहस करते नहीं देखा है। रोसेटा स्टोन के खुलासों पर अकादमिक जगत की प्रतिक्रिया बेहद ध्रुवीकृत रही है। एक तरफ जोशीले समर्थक हैं तो दूसरी तरफ कट्टर संशयवादी, और यह हाल के समय में मिस्र विज्ञान की सबसे तीखी बहसों में से एक बन गई है। कई लोग इस विषय को लेकर बेहद उत्साहित हैं। एक तरफ तकनीक के प्रति उत्साही शोधकर्ता हैं जो मानते हैं कि एआई उन सच्चाइयों को उजागर कर रहा है जिन्हें सदियों से मानवीय पूर्वाग्रह और सीमित पैटर्न पहचानने नंद है छिपा रखा था। वे एआई के निष्कर्षों की निरंतरता और इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि दृश्य संकेत उसी काल के अन्य ग्रंथों में भी दोहराए जाते हैं। उनके लिए हैं उनके बेयंजी मैन्युफैक्चर हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमें पारंपरिक अनुवादों पर अपने भरोसे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर अनुभवी मिस्र विज्ञानी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किया है। उनमें से कई घोर संशयवादी हैं। उनका तर्क है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां सहसंबंधों की पहचान तो कर सकती हैं, लेकिन अर्थ, संदर्भ या बारीकियों को सही मायने में नहीं समझ सकती। उनका कहना है कि प्राचीन ग्रंथों को मानवीय स्पर्श की आवश्यकता होती है जो एल्गोरिदम प्रदान नहीं कर सकते। रोसेटा स्टोन पर पुस्तकें लिखने वाले प्रोफेसरों को बताया जा रहा है कि उनका जीवन भर का कार्य एक त्रुटिपूर्ण सतही अनुवाद पर आधारित है। वे केवल बहस नहीं कर रहे हैं बल्कि विरोध कर रहे हैं। पीढ़ीगत अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। युवा विद्वान आमतौर पर अधिक ग्रहणशील होते हैं, जबकि वरिष्ठ शिक्षाविद अधिक संशयवादी होते हैं। लेकिन यह विभाजन इतना सरल नहीं है। इस बहस की तीव्रता का कारण यह है कि यह केवल रोसेटा स्टोन के बारे में नहीं है, यह पूरे क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा है। यदि एआई के निष्कर्षों को गंभीरता से लिया जाता है तो इसका अर्थ है हजारों अनुवादों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। इसका अर्थ यह है कि प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी पूरी धारणा गलत हो सकती है। डेड सी स्क्रॉल्स का क्या होगा? गिलगामेश महाकाव्य,
माया सभ्यता के कोटिस और अन्य विश्लेषित ग्रंथों को पहले से ही इन नए एआई मॉडलों में शामिल किया जा रहा है। यह केवल अकादमिक समस्या नहीं है, यह एक संपूर्ण विद्वतापूर्ण अनुशासन की प्रामाणिकता और विशेषज्ञता के लिए एक मौलिक चुनौती है। किसी को भी यह सुनना पसंद नहीं होता कि उनके जीवन भर का काम त्रुटिपूर्ण हो सकता है, और हमेशा की तरह जहां रहस्य होता है वहां साजिशें भी होती हैं। पत्थर का अंतिम रहस्य। जैसे ही यह खबर फैली, इंटरनेट ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करता है। यह मामला पूरी तरह से बेकाबू हो गया। कुछ ही घंटों में डिजिटल दुनिया में आग सी लग गई। फोरम सक्रिय हो गए, वीडियो कमेंट सेक्शन में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, और सोशल मीडिया फीड अचानक उन स्वघोषित विशेषज्ञों से भर गए जिनके पास हर सवाल का जवाब था। एआई की खोजें, प्राचीन भाषा के बारे में ये सूक्ष्म और जटिल निष्कर्ष दुर्भाग्यवश हर संभव समूह द्वारा हथिया लिए गए जो वैकल्पिक इतिहास गढ़ रहे थे। कुछ उत्साही लोग जो हर नक्काशी में प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों को देखते हैं ने तुरंत इन निष्कर्षों को निर्णायक सबूत के रूप में पेश किया। बस यही था, यही वो सबूत था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास उन्नत तकनीक या किसी प्रकार का लुप्त गुप्त ज्ञान था। शायद यह अटलांटिस से आया था, शायद यह किसी गुजरते धूमकेतु से आया था, शायद यह एलियन से आया था। उन्होंने एआई द्वारा उजागर किए गए नए बहुस्तरीय अर्थों को किसी प्रकार की अलौकिक सभ्यता के निर्णायक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने पूछा कि अब आखिर एक आदिम सभ्यता एक ही ग्रंथ में इतने सारे अर्थों को कैसे समाहित कर सकती है। उन्हें जरूर किसी की मदद मिली होगी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो शोधकर्ताओं का यह कहना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जटिल लेखन प्रणालियां, छिपे हुए अर्थ और बहुस्तरीय रूपक किसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं रखते। न ही इसके लिए उच्च तकनीक या किसी दूसरे ग्रह से आए आगंतुकों की आवश्यकता होती है। वे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली शक्ति, मानव बुद्धि और एक समृद्ध विकसित संस्कृति की उपज हैं। ये एक जटिल समाज, एक जटिल धर्म और एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था वाले लोग थे। बेशक उनका लेखन भी उतना ही जटिल था। यह कहना कि उन्हें इसके लिए परियों की आवश्यकता थी, स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिभा का अपमान है। फिर आता है षड्यंत्र का दूसरा पहलू। यह पहलू बताता है कि विद्वान, शिक्षाविद और इतिहासकार इन विसंगतियों के बारे में वर्षों, शायद दशकों से जानते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इन्हें जनता से छिपाए रखा। क्यों? अपनी नाजुक अकादमिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए, सदियों से किताबों में छपी उस आधिकारिक कहानी को बनाए रखने के लिए जिसे वे बेचते आ रहे हैं। यह निंदक दृष्टिकोण विज्ञान और इतिहास की वास्तविकता को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। फिल्म में तो यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में वैज्ञानिक और शिक्षाविद नई नई चीजें खोजना पसंद करते हैं। वे पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए ही जीते हैं। यही असल में एक सफल अकादमिक करियर बनाने का तरीका है। 50 साल पहले पाठ्यपुस्तक लिखने वाले व्यक्ति से सहमत होकर आप मशहूर नहीं होते, आप उसे गलत साबित करके मशहूर होते हैं। यह विचार कि इतिहासकारों का एक बड़ा समूह किसी अंधेरे कमरे में बैठकर सच्चाई को छुपा रहा है, बिल्कुल निराधार है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए व्यावहारिक बात करते हैं। चलिए इंटरनेट से अनावश्यक जानकारी को हटा देते हैं। क्या यह सब रातों रात हुआ? क्या एआई की यह नई खोज वाकई सच है? इसमें कोई शक नहीं कि हम इस नई तकनीक के शुरुआती दौर में हैं। एआई मॉडल अभी अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना शुरू ही कर रहे हैं, लेकिन यह एआई हमें चौंकाने वाली स्पष्टता के साथ दिखा रहा है कि इतिहास की कक्षा में
हमें जो सरल कहानी सुनाई गई थी वह बस एक सरल कहानी ही है। यह बच्चों के लिए बनाया गया संस्करण है, 1000 पन्नों के महाकाव्य का एक पन्ने का सारांश। क्या हम कोई महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं? जी हाँ, हम इसे 200 सालों से भूल रहे हैं, जब से हमने सोचा था कि हमने रहस्य सुलझा लिया है। असल बात यह है कि यह एलियंस के बारे में नहीं है। यह किसी वैश्विक अकादमिक लीपापोती के बारे में भी नहीं है। सच्चाई इससे भी कहीं अधिक विचित्र और असीम रूप से आकर्षक है। बात यह है कि 2000 साल पहले रहने वाले मनुष्य इतने बुद्धिमान, राजनीतिक रूप से इतने कुशल और आध्यात्मिक रूप से इतने जटिल थे कि वे एक ही समय में कई बिल्कुल अलग अलग संदेशों को छिपा सकते थे। उन्होंने एक विशाल चट्टान को इस तरह गढ़ा कि वह एक राजनीतिक संधि, एक दिव्य भजन, एक जादुई मंत्र और एक सांस्कृतिक युद्ध विराम सब कुछ एक साथ बन गया। जरा सोचिए, यह पत्थर पर खुदा हुआ एक प्रेस विज्ञप्ति थी जो बेचैन जनता को बता रही थी कि राजा सत्ता में है और शक्तिशाली पुजारी अंततः उसके पक्ष में है। यह देवताओं की कृपा और अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए उनकी स्तुति में लिखा गया एक दिव्य भजन था। यह एक जादुई मंत्र था जिसमें खुद चित्रलिपि को वास्तविकता को सक्रिय करने और राजा के आदेश को शाश्वत बनाने की शक्ति रखने वाला माना जाता था। और यह 3 अलग अलग लिपियों में लिखा गया एक सांस्कृतिक युद्ध विराम था, ताकि राज्य के सभी प्रमुख समूह, पुजारी सरकार और आम लोग एक ही संदेश पढ़ सकें और लंबे समय बाद पहली बार एक मत हो सकें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एलियंस को नहीं खोजा, इसने हमें हमारी सारी प्रतिभा, कमियों और रहस्यों से भरी जटिलता के साथ खोजा। मशीन ने अंततः हमें उन मनुष्यों के दिमाग को देखने का मौका दिया जिन्होंने उस पत्थर को तराशा था। तो अगर रोसेटा स्टोन इतना जटिल था तो और कौन सी सच्चाइयां सिर्फ दिखावा हैं? एआई को आगे क्या डिकोड करना चाहिए? अपने विचार नीचे साझा करें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक ऑन